नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। इससे पूर्व वाले लेक्चर में हम हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये कंपाउंड किस प्रकार के होते हैं, उसमें किस किस तरह की अभिक्रियाएं पाई जा सकती हैं, उनका जो रेजोनेंस एनर्जी है वो, और उसका बेंजीन के साथ क्या कंपैरिजन हो सकता है जिससे कि उनकी स्टेबिलिटी डिसाइड होती है। इन सब के बारे में हमने पूर्व वाली स्लाइड्स में अध्ययन किया था। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उसमें जब हम कंपैरिजन करते हैं विद फिनॉल तो क्या समानताएं हैं और किस तरह की रिएक्शंस में वो सिमिलरिटीज़ दिखाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो वलय है, इसमें जो 5 मेंबर रिंग का वलय है उसमें कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होता है और प्लेनर होता है। साथ ही उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का विस्थानीकृत अवस्था में इलेक्ट्रॉन घनत्व ऊपर और नीचे पाया जाता है। तो इसमें दो प्रकार की क्रियाएं हमने देखी कि एक तो उसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस सरलता से देते हैं, वहीं जो एडिशन रिएक्शंस हैं वो कठिनाई से देते हैं। तो जो ये स्लाइड में आप देख रहे हैं फिनॉल पर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड पेयर है वो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन जो है वो रिंग में आ जाता है और ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और इस प्रकार से H जो है एज ए H+ निकल जाता है और इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देता है। इसी प्रकार से हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो 5 मेंबर्ड रिंग है उसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है Z के ऊपर, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स इनटू द रिंग, तो वो रिंग में आ जाता है और रिंग में आने के साथ ही जो Z है वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और रिंग में जो पोजीशन आप देख रहे हैं उन पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती हैं और उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनाता है। तो देखने की बात यह है कि जो थायोफीन है और बेंजीन की तुलना यदि हम करें तो ये यौगिक बेंजीन से अधिक क्रियाशील हैं और थायोफीन तो बेंजीन से लगभग 1000 गुना अधिक क्रियाशील है। तो इस प्रकार से इसकी क्रियाशीलता की कंपैरिजन करने पर हमें पता चलता है कि इनमें जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो भी फास्ट होता है। वहीं फ्यूरेन की जो क्रियाशीलता है वो थायोफीन से भी अधिक है और पिरोल की सबसे अधिक है। तो यदि हमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे अधिक पिरोल की होती है, फिर फ्यूरेन की होती है, फिर थायोफीन की और फिर बेंजीन की। तो इस प्रकार से जो ये कंपाउंड्स हैं इनको हम, चूँकि एरोमेटिक गुण इसमें पाए जाते हैं और इनकी क्रियाशीलता बेंजीन से भी अधिक होती है, इसलिए इन्हें सुपर एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है, को अति एरोमेटिक पदार्थ कहा जाता है। तो ये हमारा एक कारण हो गया जिससे कि हमने स्पष्ट करा कि क्यों ये सुपर एरोमेटिक हैं। अब आता है कि जो फ्यूरेन है उसकी क्रियाशीलता पायरॉल से कम क्यों होती है। इसका कारण ये है कि जो फ्यूरेन है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसमें धनावेश को धारण करने की शक्ति नाइट्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन में कम होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है और वो पॉजिटिव चार्ज को बियर नहीं कर सकता है। वहीं सल्फर जो कि थायोफीन में प्रेजेंट है वो बड़े होने के कारण से उसमें जो वलय है उसके अंदर प्लस आयन इफेक्ट पाया जाता है, जिसके कारण से ऑक्सीजन की तुलना में कम होता है। अतः थायोफीन की क्रियाशीलता फ्यूरेन से कम होती है। तो ये हो गया, हमने एक कंपैरिजन करा कि क्यों अधिक है और क्यों कम है, जिस पर कि कभी एक्सप्लेन वाई में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब हम आते हैं कि जो इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो कौन कौन सी पोजीशन पर प्रेफरेबली होती है। तो जब हम रिंग देखेंगे तो रिंग में हमारे पास में पोजीशन जो है,
चूँकि हम हीट्रो एटम को 1 देते हैं तो उससे हम क्रमशः नंबरिंग कर सकते हैं। उसमें ये देखा गया कि जो अल्फ़ा पोजीशन है, मतलब कि जो 2 और 5 पोजीशन है, और दूसरी पोजीशन है हमारी बीटा पोजीशन 3 और 4, दोनों ही स्थितियों में से जो है प्रतिस्थापन अधिकांशतः अल्फ़ा स्थिति पर होता है। मतलब कि जो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो उसकी या तो सेकंड पोजीशन पर होगी या वो 5th पोजीशन पर होगी। इसका क्या कारण है, आप इसमें देख रहे हैं जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं हमने, तो उसमें जो जब सब्स्टिट्यूशन सेकंड 2 पोजीशन पर हो रहा है तो हमारे पास में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं, और जब 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं तो वो हमें क्लियर कर रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसी प्रकार से जब 3 और 4 पोजीशन पर जब सब्स्टिट्यूशन होगा तो आपका जो है उसमें स्टेबिलिटी कम होगी। तो स्टेबिलिटी कम होने के कारण से वो उसकी अनुनाद संरचनाओं के स्थायित्व कम होने के कारण से उसकी संभावनाएं भी कम होंगी। तो ये आपको क्लियर हो गया कि किस प्रकार से जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होने पर इलेक्ट्रॉनों का जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो स्टेबिलिटी जो है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के द्वारा निर्धारित होती है, और यही कारण है कि अल्फ़ा प्रतिस्थापन जो है वो अधिक स्टेबल होता है, अधिकांशतः होता है एज़ कम्पेयर टू बीटा। वापस हम पुरानी जो बेंजीन वाला चैप्टर था उसके ऊपर आते हैं कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं NO2, SO3, H, COR, इस तरह के जो ग्रुप होते हैं ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और उनमें जो है -m इफेक्ट होने के कारण और अनुनाद के कारण इन यौगिकों का स्थायित्व बढ़ जाता है। इसके विपरीत जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं जैसे कि NH2, NR2, तो यदि वो समूह जुड़े हुए हैं तो वो उसकी क्रियाशीलता को और अधिक बढ़ा देंगे, मतलब कि वो उसे और इलेक्ट्रॉन रिच कर देंगे जिससे कि क्रियाशीलता उसकी बढ़ जाएगी और यौगिक अस्थायी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक ब्रीफ नॉलेज प्राप्त करी। अब हम आते हैं पायरॉल के ऊपर। पायरॉल जो है वो आपकी 5 मेंबर्ड रिंग है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर से क्लियर है, जिसमें कि नाइट्रोजन हीट्रो एटम उपस्थित है। पायरॉल जो है ये रिंग कई प्राकृतिक यौगिकों का भाग होती है, जैसे कि एल्केलॉइड्स हैं, क्लोरोफिल है, हिमेटिन है, उनमें ये रिंग पाई जाती है। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब हम आते हैं कि इसमें जो प्रिपरेशन है, मतलब कि इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो एक तो जो फर्स्ट मेथड है वो है फ्रॉम बोन ऑयल, अस्थि तेल से इसका निर्माण किया जाता है। दूसरा जो है मेथड वो है एसिटिलीन से। एसिटिलीन के 2 मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया रिएक्शन करते हैं। रेड हॉट होने पर पेरोल जो है प्राप्त होता है, उसका संश्लेषण होता है। जो सेकेंड मेथड है वो है अमोनियम म्यूसेट से। अमोनियम म्यूसेट को ग्लिसरॉल के साथ 200 डिग्री आसवन करने पर हमें पायरॉल प्राप्त होता है। इसी प्रकार का जो मैंने फोर्थ मेथड लिखा है वो फ्रॉम द सक्सीनामाइड। सक्सीनामाइड में जिंक की प्रेजेंस में जो है हमें पायरॉल प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक जो इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस आपसे पूछी जा सकती हैं वो है पॉल नॉर सिंथेसिस। पॉल नॉर सिंथेसिस में 1,2 डाइकीटोन होता है और उसके रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं, और जब उसको गर्म करते हैं तो क्रमशः अमोनिया सब्स्टिट्यूट एज ए NH2 हो जाती है, और फिर उसमें से रिमूवल ऑफ वाटर होता है। उसके बाद में दूसरा वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और क्रमशः सब्स्टिट्यूटेड पायरॉल प्राप्त होते हैं, मतलब कि पायरॉल के व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। तो ये हमारी है पॉल नॉर सिंथेसिस। इसी प्रकार की एक और सिंथेसिस है नॉर पॉल सिंथेसिस।
नॉर्पॉल सिंथेसिस में हम अल्फ़ा एमिनो कीटोन बीटा कीटो एस्टर जो है उसको यूज़ में लाते हैं और उसकी रिएक्शन बीटा कीटो एस्टर के साथ में कराते हैं, तो क्रमशः हमें पेरॉल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं, जिसका कि हम आगे वाली स्लाइड में अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो प्राकृतिक पदार्थों के भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं और इसी प्रकार से अन्य पदार्थों के सिंथेसिस में भी इम्पॉर्टेंट मध्य पदार्थ हैं जिनके द्वारा कि उनको अन्य पदार्थों का संश्लेषण किया जा सकता है। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इनका अध्ययन और इनकी रिएक्शंस जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं और साथ ही ये सुपर एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, तो उसकी जो रिएक्शंस हैं वो काफ़ी कुछ बेंजीन या यहाँ तक कि फिनॉल के साथ समानता दिखा रही हैं, तो उनका अध्ययन भी अति आवश्यक है। तो मेरे को ऐसा अनुमान है कि आपको जो ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा समझ आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनको कर सकते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में दूसरी सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।